दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का 8th वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे डिसअलाउड डिडक्शंस की। डिसअलाउड डिडक्शंस का मतलब देखिए ये होता है कि ऐसे पर्टिकुलर डिडक्शंस होते हैं जो कि इनकम टैक्स लॉ आपको अलाउ नहीं करता है। अब अलाउ ना करने का मतलब ये होता है कि जब आप अपना नेट प्रॉफिट कंप्यूट कर रहे होते हो, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कंप्यूट करते टाइम पे आप इन पर्टिकुलर डिडक्शंस को क्लेम नहीं कर सकते हो। तो बस इतनी सी बात है। देखिए आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हो अकाउंटिंग करते टाइम पे, तो यहाँ पर आप अपने कुछ एक्सपेंसेस लिखते हो जो आप क्लेम कर रहे हो, तो यहाँ पर आप अपने इनकम लिख देते हो और उसके बाद फिर नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो अकाउंटिंग के हिसाब से जो आपने नेट प्रॉफिट निकाला वो तो एकदम ठीक है, लेकिन जब आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट कर रहे होते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेट प्रॉफिट, वो आपकी एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इनकम टैक्स लॉ अलाउ नहीं करता है, या फिर अलाउ तो करता है लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक ही अलाउ करता है। यहाँ पर कुछ ऐसी इनकम हो सकती है जो कि इनकम टैक्स लॉ आपको अलाउ नहीं करता है, मतलब वो टैक्सेबल नहीं होंगी। अगर उसमें प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन की हम बात करें तो उनकी बात आ जाती है। तो क्या होता है डिसअलाउड के केस में कि मान लीजिए अगर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एक्सपेंस है जो कि डिसअलाउ किया गया है और उसको मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर माइनस कर दिया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो नेट प्रॉफिट आपका निकला हुआ है उस नेट प्रॉफिट में आपको वापस उसे एड बैक करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा डिसअलाउड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट। मतलब अगर आपने इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस कर रखा है तो आप क्या करो, उसको वापस से ऐड बैक कर दो। अगर आपने माइनस नहीं किया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, तब फिर आप वहीं पे उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का डिसअलाउड का। इसी तरीके से हम लोगों ने पहले के वीडियोज़ में बात करी थी अलाउड डिडक्शंस की। अलाउड डिडक्शन में मैंने आपको डेप्रीसिएशन अलाउंस भी कैसे कैलकुलेट होता है वो भी आपको सिखा रखा है। तो अगर आपने ये वाले वीडियोज़ नहीं देखे तो उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सारे वीडियोज़ सीक्वेंस में अपलोडेड है, आप जाकर के देख सकते हैं। दूसरी चीज़, ये वाला जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं इसके बाद हमारा ये जो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का चैप्टर है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बस नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम लोगों का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए जो डिसअलाउड डिडक्शंस की बात आती है वो कवर होता है अंडर सेक्शन 40। मतलब हम लोग यहाँ पर मेनली सेक्शन 40 की बात करेंगे, साथ में कुछ छोटे मोटे और सेक्शन होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। इसी के साथ में आपको पता होगा कि जो अलाउड डिडक्शंस होते हैं वो कहाँ से कवर होते हैं, वो कवर होते हैं फ्रॉम सेक्शन 30 टू सेक्शन 37। ये मैंने आपको एक एक सेक्शन पूरे के पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए लास्ट वाले वीडियोज़ में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिए उनको। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग हम लोग करेंगे इस पर्टिकुलर डिसअलाउड डिडक्शन से। यहाँ पर ये बोल रहे हैं डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट इन एनी सोवेनियर एटसेट्रा पब्लिश्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, सेक्शन 37 सबसेक्शन 2B। अभी मैंने आपसे कहा कि सेक्शन 40 के अंदर में डिसअलाउड डिडक्शन हमारे आते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए तो सेक्शन 37 सबसेक्शन 2B आ रहा है। मैंने आपको अलाउड डिडक्शन के टाइम पे भी बताया था कि सेक्शन 30 से लेकर के सेक्शन 37 हमारा जो होता है वो अलाउड के पार्ट में आता है, लेकिन 37 में से एक छोटा सा सेक्शन और हमारा निकल करके अलग हो जाता है जो कि डिसअलाउड डिडक्शन में चला जाता है। तो ये वही है, जैसे आपको याद होगा जो एडवर्टीजमेंट पे अगर आप कोई भी खर्चा करो, मान लो आप अपना बिजनेस चला रहे हो और आप एडवर्टीजमेंट पे कोई भी खर्चा करते हो तो उसको तो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो और आप अपना प्रचार करने के लिए उस पर खर्चा जो भी कर रहे हो, आप अपने सोवेनियर निकाल रहे हो, आप अपने पर्चे छपा रहे हो, पैम्पलेट छपा रहे हो, ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो उस पर जो भी आपका खर्चा हुआ है वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा, उसका क्लेम आप नहीं कर सकते हो। तो बस इतना छोटा सा पॉइंट था, ये यहाँ पर हो गया। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे मेन सेक्शन की जो कि हमारा है सेक्शन 40। अब इसमें देखिए कुछ कैटेगरीज में यहाँ पर बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी जो है हमारी ए कैटेगरी है, उसमें बोले इन केस ऑफ एनी एसएससी, कोई भी एसएससी जो होगा उन सबके केस में ये जो पर्टिकुलर डिडक्शन की बात हम लोग करने जा रहे हैं ये डिसअलाउड है। पहला पॉइंट अगर आप देखो तो पहले पॉइंट में बोल रहे हैं पेमेंट आउटसाइड इंडिया एटसेट्रा। तो कोई भी पेमेंट अगर आपने आउटसाइड इंडिया किया है तो वो डिसअलाउड होगी, लेकिन कुछ कंडीशन देख लीजिए यहाँ पर। अगर आपने इंटरेस्ट का पेमेंट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस या फिर कोई भी तरीके का पेमेंट किया है, कहाँ पे पेमेंट किया है, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर पेमेंट किया है, या फिर किसी नॉन रेजिडेंट को, मतलब इंडिया के अंदर ही पेमेंट किया है लेकिन किसी नॉन रेजिडेंट को या फिर किसी फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया है, ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स एंड सच टैक्स हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड एट सोर्स और आफ्टर सच डिडक्शन हैज़ नॉट बीन paid on or before the due date specified in section 139 subsection 1 not be allowed as a deduction। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मान लीजिए इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस
इसमें से किसी का भी पेमेंट अगर आपने मान लीजिए किया हुआ है और आपने ये पेमेंट किया है आउटसाइड इंडिया, या फिर अगर आपने इंडिया में ही पेमेंट किया है लेकिन किसी नॉन रेजिडेंट या फिर किसी फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया है, तो ये डिसअलाउड आपका होगा। लेकिन ये तभी डिसअलाउड होगा जब इस पर TDS कट रहा हो, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इसमें कट रहा हो और आपने इस पर TDS ना काटा हो, ठीक है। इस पर TDS जो है वो कटना चाहिए था लेकिन आपने इसको नहीं काटा, या फिर मान लीजिए कि आपने इसको काट तो लिया लेकिन आपने इसको डिपॉजिट नहीं किया, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो पेमेंट आपने काटा है, ये जो आपने पेमेंट किया हुआ इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस, ये सब का जो पेमेंट आपने किया है, इसका कोई भी डिडक्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए इसमें एक और पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, वो भी पढ़ लेते हैं। हाउएवर इफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच सम टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन एनी सब्सीक्वेंट ईयर और हैज बीन डिडक्टेड इन द प्रीवियस ईयर बट पेड आफ्टर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, such sum shall be allowed as a deduction in computing the income of that year in which such tax has been paid। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका प्रीवियस ईयर चल रहा था 2019 से लेकर के 20 का, और यहाँ पर आपने कोई रॉयल्टी का पेमेंट किया था, ठीक है, आपने रॉयल्टी का पेमेंट किया और इस रॉयल्टी पे आपने आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया था सपोज, और इस रॉयल्टी पे आपको TDS काट लेना चाहिए था लेकिन आपने TDS नहीं काटा, या फिर आपने TDS काट तो लिया लेकिन आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो ये दो केस हो गए। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि जो 2019 से लेकर के 20 का पीरियड था, जो अभी हम लोगों ने जैसे यहाँ पर बात करी, ठीक है, कि अगर आप मान लो कोई भी जिस पे TDS कट रहा है और उस पर आपने अगर नहीं काटा है तो वो जो भी पेमेंट आपने किया उसका डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे, तो ये बात यहाँ पर खत्म हो गई। तो 2019 से 20 में आपको कोई भी डिडक्शन इसका नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद जैसे आप आगे के प्रीवियस ईयर में गए, यानी कि आपका इस बार जो प्रीवियस ईयर चला था वो 2020 से लेकर के 21 का चला था। अब क्या हुआ, मान लीजिए जो रॉयल्टी का आपने पेमेंट किया था इस पर आपने 2019 से 20 में तो नहीं काटा लेकिन 2021 में आपने इस पर TDS काट लिया, ठीक है, आपने TDS का डिडक्शन यहाँ पर काट लिया, या फिर जो TDS आपने यहाँ पर काटा था जिसका पेमेंट आपने नहीं किया था गवर्नमेंट को, उसका पेमेंट आपने यहाँ पर कर दिया इस प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो प्रीवियस ईयर आपका चला था 2020 से लेकर के 21 का, उसमें TDS का डिडक्शन आपने कर लिया, या फिर आपने जो TDS पिछले प्रीवियस ईयर में काटा था उसका पेमेंट आपने गवर्नमेंट को कर दिया। तो इस केस में क्या होगा कि ये वाला जो प्रीवियस ईयर है इसमें आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये जो रॉयल्टी का पेमेंट आपने किया था, इस रॉयल्टी का डिडक्शन आप इस प्रीवियस ईयर में कर सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ पर बोली गई, मतलब 2019 से लेकर के 20 में तो ये डिसअलाउड था लेकिन 2020 से लेकर के 21 में ये अलाउड हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर आप देखो तो सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं पेमेंट्स टू रेजिडेंट, ठीक है, अगर आपने कोई भी पेमेंट रेजिडेंट को यहाँ पर किया है तो वो भी आपका डिसअलाउ होगा। लेकिन किस केस में डिसअलाउ होगा, देखिए, एनी पेमेंट टू अ रेजिडेंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स एंड सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड और आफ्टर द डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, वही सेम पिछला वाला केस है जिसमें हम लोगों ने रॉयल्टी, इंटरेस्ट और सबका पेमेंट जो किया था उस पर हम लोगों को TDS काट लेना चाहिए था, तो हमने TDS या तो नहीं काटा, या फिर जो TDS हमने काटा था उसको हमने पे नहीं किया बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, जो कि हम लोगों को बताई गई थी अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हम लोग पेमेंट कर रहे थे या तो आउटसाइड इंडिया, या फिर हमने पेमेंट अगर इनसाइड इंडिया भी किया, मतलब अपने इंडिया के अंदर भी अगर पेमेंट किया है तो हमने फॉरेनर को किया या फिर किसी नॉन रेजिडेंट को किया था, ठीक है। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा रेजिडेंट कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरीके से डिफाइन किया जाता है उसके बारे में क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी यहाँ पर बस आप ये समझिए कि पेमेंट हम लोग कर रहे हैं किसी रेजिडेंट को, तो इस केस में क्या होगा, जैसे वहाँ पर अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं, जैसे ये वाला जो केस था अपना, ठीक है, ये वाला, ये देखिए नॉन रेजिडेंट, तो इसमें तो पूरा का पूरा पेमेंट ही हमारा रोक लिया गया था, पूरे के पूरे को हमको डिडक्शन क्लेम करने के लिए नहीं दिया गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ एक आपको रिलीफ दिया जा रहा है, 30% ऑफ सच सम शेल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको 70% का डिडक्शन जो है वो क्लेम करने के लिए दे रहे हैं। मतलब कोई भी पेमेंट अगर आपने किसी रेजिडेंट को किया है तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपको TDS उस पर काटना चाहिए था, वही सेम पिछला वाले केस है तो इसलिए ज़्यादा इसमें नहीं घुस रहे, तो TDS आपको काटना चाहिए था, आपने TDS नहीं काटा, या फिर आपने TDS तो काट लिया लेकिन आपने उसको पे नहीं किया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका 70% का जो डिडक्शन है वो तो आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन 30% का जो डिडक्शन है, मतलब जैसे मान लो अगर आपने 1000 रुपये का पेमेंट किया है तो इसमें 700 रुपये का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन इसमें जो बचा वो 300 रुपये होगा, यानी कि 30%, ये आप इसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन इसका डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हो आगे के सब्सिक्वेंट ईयर में, अगर आपने जो TDS ये नहीं काटा था उसको अगर आप काट लेते हो,
या फिर आपने जो TDS पे नहीं किया था काटने के बाद वो अगर आप पे कर देते हो। तो यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट में यही चीज़ बताई गई जो ऊपर आपको यहाँ पर बताई गई थी, ठीक है। ये चीज़ दोनों सेम है, जैसे ऊपर जो बताया गया वही चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई। हाउएवर इफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सम टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी के बाद का, किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर आप काट लेते हो, मतलब जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था 2019 से लेकर के 20 का, तो इसके बाद आपने काट लिया था पेमेंट 2020 से लेकर के 21 में, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसके एकदम सब्सिक्वेंट वाले में करो, इसके आगे आने वाले भी किसी अगर प्रीवियस ईयर में आप काटते हो तो वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ बोले और हैज़ बीन डिडक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट पेड आफ्टर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, 30% ऑफ सच सम शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच टैक्स हैज़ बीन पेड। तो वही चीज़ है, जैसे यहाँ पर पूरे का पूरा का आपको डिडक्शन मिल रहा था, यहाँ पर आपको क्योंकि 70% आपको यहीं पर मिल गया, तो बचा हुआ जो 30% है उसका डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। इसके बाद थर्ड पॉइंट में यहाँ पर बोल रहे हैं टैक्स ऑन प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड वेल्थ टैक्स। तो ध्यान रखिएगा, इसको शॉर्ट में याद रखिए कि इनकम टैक्स का पेमेंट जो भी आपने किया है उसका डिडक्शन आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। अब इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, तो कोई भी इनकम टैक्स का पेमेंट या फिर कोई भी मान लीजिए वेल्थ टैक्स अगर आपने पे किया है तो उसका डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या बोला है, अमाउंट पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर कोई भी पेमेंट यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को किया गया है तो उसका भी डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो कौन कौन से डिडक्शन नहीं मिलेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए दिया है रॉयल्टी, लाइसेंस फी, सर्विस फीस, प्रिविलेज फीस, सर्विस चार्ज बाई वॉट एवर नेम कॉल्ड विच इज लेविड एक्सक्लूसिवली ऑन, और बी पॉइंट देखिए यहाँ पर बोला है एनी अमाउंट विच इज appropriated whether directly or indirectly from a state government undertaking by the state government shall not be allowed as a deduction। कहने का मतलब ये कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी जिसने रॉयल्टी पे करी है स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर लाइसेंस फी पे करी स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर सर्विस फी, या फिर प्रिविलेज फीस, ठीक है, या फिर सर्विस चार्ज, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ने पेमेंट किसको किया है, स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट किया है, किस किस चीज़ का, रॉयल्टी, लाइसेंस, सर्विस फी, प्रिविलेज फीस, ये सब का, या फिर इसका जो भी कोई अमाउंट था यहाँ पर, ठीक है, इस अमाउंट में से कुछ अमाउंट अलग करके स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। मान लीजिए कि कोई एक रिजर्व बना करके रखा था इन्होंने, या फिर कोई एक इनका प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट से उठा करके इन्होंने कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो भी अमाउंट इन्होंने ट्रांसफ़र किया या फिर जो भी इन्होंने लाइसेंस फी और ये सब का पेमेंट किया है उसका डिडक्शन इनको इस स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट में देखिए क्या बोला है, सैलरीज पेबल आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट। वही सेम पहले वाले केस की तरह है, यहाँ पर आपने सैलरी पे करी है आउटसाइड इंडिया, या फिर अगर आपने इनसाइड इंडिया भी पेमेंट करी है लेकिन किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया, तो ये भी वही सेम चीज़ है। इट इज़ नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन इफ टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड देयर ऑन नॉट डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब TDS ना तो आपने काटा, और अगर आपने काटा तो आपने पेमेंट नहीं किया उसका गवर्नमेंट को। उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में बोल रहे हैं पेमेंट टू प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा। एनी पेमेंट टू द प्रोविडेंट फंड और अदर फंड shall not be allowed as a deduction unless it is ensured that the tax shall be deducted at source from any payments made from the fund provided it is chargeable to tax। तो आपको पता है, मैंने फंड का कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बताया था जब सैलरी चैप्टर पढ़ाया था। तो फंड के केस में क्या होता है, यहाँ पर जैसे मान लो कि ये आपका एक फंड है, तो इसमें जो एम्प्लॉई है कुछ पैसा वो डालता है और जो एम्प्लॉयर है कुछ पैसा वो भी डालता है। जैसे मान लीजिए कि 1000 रुपये का ये पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉई, तो ये 1000 रुपये ही ये इसका एम्प्लॉयर भी यहाँ पर इसमें कंट्रीब्यूट करता रहेगा। तो जो एम्प्लॉयर है वो तो पेमेंट एक्स्ट्रा कर रहा है अपनी तरफ से, तो वो क्या करेगा, इसका डिडक्शन क्लेम करने के लिए मांगेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आपने पेमेंट किया किसी प्रोविडेंट फंड में तो उसका डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। और क्लेम कब नहीं कर पाओगे, जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ एनी पेमेंट टू द प्रोविडेंट फंड और अदर फंड शैल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन अनलेस इट इज एंश्योर्ड that the tax shall be deducted at source from any payments made from the fund provided it is chargeable to tax। तो अगर ये वाला जो फंड यहाँ पर क्रिएट किया गया है, अगर इस पर टैक्स लग रहा था, इसमें से जो भी पेमेंट फ्यूचर में एम्प्लॉय रिसीव करेगा अगर उस पर टैक्स लग रहा था, तो आपको ये इंश्योर करना है कि यहाँ पर TDS आप उस पर काट लो। तो देखिए वही फंडा आ रहा है बार बार TDS का आ रहा है, कहीं पर भी अगर TDS आपको काटना था तो अगर आपने TDS नहीं काटा इन शॉर्ट, या फिर आपने अगर काटा तो आपने पे नहीं किया है, तो उस केस में जो भी डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हो उसका आप क्लेम नहीं कर पाओगे। इसके बाद आता हमारा सेवेंथ पॉइंट में बोल रहे हैं टैक्स ऑन परक्यूजिट्स ऑफ द एम्प्लॉय। कोई भी टैक्स का पेमेंट अगर किया है एम्प्लॉयर ने ऑन द परक्यूजिट्स जो कि एम्प्लॉय को दिए गए थे, उसका वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगा अगर वो परक्यूजिट जो दिए गए वो एग्जेम्प्टेड थे। अब देखिए परक्यूजिट का मतलब पहले आप समझ लीजिए, परक्यूजिट का मतलब होता है कोई भी बेनिफिट अगर आपको काइंड में दिया गया है,
जैसे आपके एम्प्लॉयर ने आपको मान लीजिए कार की फैसिलिटी दे रखी है, या फिर आपको सर्वेंट प्रोवाइड कर रखा है घर पे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की दे रखी है, वाटर की फैसिलिटी दे रखी है, तो ये सारा आपका परक्यूजिट के अंदर में काउंट होता है। तो इनमें से कई परक्यूजिट ऐसे होते हैं जो कि टैक्स फ्री होते हैं, मतलब एग्जेम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10CC। तो क्या होता है कि अगर आपको कोई भी परक्यूजिट ऐसा मिला है जो कि एग्जेम्प्ट है, और इस परक्यूजिट पे आपके एम्प्लॉयर ने अगर कोई भी टैक्स का पेमेंट किया है, तो जो एम्प्लॉयर है उसके लिए तो ये खर्चा है, तो एम्प्लॉयर ने जो भी टैक्स का पेमेंट किया हुआ है उसका वो डिडक्शन यहाँ पर क्लेम नहीं कर पाएगा। अब देखिए जितने भी डिडक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत कम आपको डिडक्शन वहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना सारे पड़ेंगे, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आपका ऐसा कहीं फंस जाता है तो उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गड़बड़ा सकता है। तो इसीलिए हर एक डिडक्शन को आप समझते चलिए, ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से सारे के सारे डिडक्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसके बाद अब हमारा आता है बी कैटेगरी। जैसे अभी हम लोगों ने ए कैटेगरी की बात करी, उसी तरीके से बी कैटेगरी आता है। बी कैटेगरी में बोले इन केस ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म। जैसे ए कैटेगरी में था एनी एसएससी, बी कैटेगरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए। इसमें पहला पॉइंट अगर आप देखो तो पहले पॉइंट में बोले एनी पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन मेड बाय द फर्म टू एनी पार्टनर ऑफ द फर्म हु इज नॉट अ वर्किंग पार्टनर शैल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। जैसे कि आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म में कई तरीके के पार्टनर होते हैं, जैसे स्लीपिंग पार्टनर होता है, वर्किंग पार्टनर होता है, ठीक है, और भी डॉर्मेंट पार्टनर होते हैं। तो कोई भी पार्टनर जो कि वर्किंग नहीं है, सिर्फ उसने अपना नाम दे रखा है या फिर उसने अपना पैसा यहाँ पर फॉर्म में डाल रखा है, काम वो कुछ नहीं करता है, तो कोई भी तरीके का सैलरी, बोनस, कमीशन या किसी भी तरीके की रेम्यूनरेशन अगर उस नॉन वर्किंग पार्टनर को दी गई है तो उसका डिडक्शन वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकती। इसके बाद अगर आप सेकंड पॉइंट देखो तो सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं पेमेंट ऑफ सैलरी एटसेट्रा टू द वर्किंग पार्टनर्स, ठीक है, इस बार जो वर्किंग पार्टनर है उनको दी जा रही है, विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन ओनली इफ इट इज ऑथोराइज्ड बाय एंड इज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। जैसे कि आप जानते हो पार्टनरशिप डीड के अंदर में वो सारे टर्म्स और कंडीशन रहते हैं पार्टनरशिप फर्म के, जो कि उनको एक तरीके से बाइंड करते हैं। मतलब जैसे उसमें पार्टनर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका दिया रहता है, उसके बाद कितनी सैलरी दी जाएगी, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर दी रहती हैं। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डेंस में अगर सैलरी दी जा रही है वर्किंग पार्टनर को, तब तो वो उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका जो सैलरी दी गई है वर्किंग पार्टनर को, अगर वो ऑथोराइज नहीं की गई है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, तो उसका डिडक्शन वो क्लेम वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर दिया गया कि टू द वर्किंग पार्टनर विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन ओनली इफ इट इज ऑथोराइज्ड एंड इज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट यहाँ पर बोल रहे हैं इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स विल बी अलाउड एट अ मैक्सिमम रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट, हाउएवर इट विल बी अलाउड ओनली इफ इट इज ऑथोराइज्ड बाय एंड इज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। देखिए पार्टनरशिप डीड के अंदर हर चीज़ मेंशन रहती है कि कितनी सैलरी मिलेगी, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, उसके बाद कितना उनको कमीशन मिलेगा, कितना उनको बोनस मिलेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर दिया जाता है। अगर यहाँ पर सैलरी मेंशन नहीं किया गया कि जो वर्किंग पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, तो फिर सैलरी नहीं दी जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मेंशन किया गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग 15% सपोज यहाँ पर देंगे, तो 15% इन्होंने तो दे दिया पार्टनरशिप फर्म ने, लेकिन यहाँ पर जो इनकम टैक्स लॉ है उसने एक लिमिट लगा करके रखी कि सिर्फ और सिर्फ 12% तक ही हम लोग अलाउ करेंगे, और ये 12% भी तभी अलाउ करेंगे जब ये चीज़ पार्टनरशिप डीड के अंदर में मेंशन हो। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मेंशन पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो फिर वो उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए कि उसमें दिया हुआ है लेकिन उसमें ज़्यादा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए 15% है, तो 15% है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12% का ही डिडक्शन वो क्लेम कर पाएंगे। सपोज यहाँ पर 15% की जगह पे अगर 10% दिया होता, अगर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया हुआ है तो 12% नहीं क्लेम होगा, तब 10 ही % क्लेम होगा, क्योंकि उन्होंने पेमेंट कितने का किया है, 10% का किया है, तो 10% का डिडक्शन ही वो क्लेम कर पाएंगे। जो भी एक्सेस होगा वो वहाँ पर डिसअलाउ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इन्होंने 15% दिया था, तो 15 में से 3% जो है वो इनका डिसअलाउड डिडक्शन के केस में यहाँ पर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ये चीज़ आपको 3% वापस से एड बैक करना पड़ेगा। इसके बाद आता हमारा फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, इन द केस ऑफ अ वर्किंग पार्टनर्स पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन टू ऑल द पार्टनर्स टेकन टुगेदर विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग लिमिट। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अभी आपने यहाँ पर सैलरी का पेमेंट किया था, मान लीजिए आपके पास में 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी, और उन तीनों का आपने अलग अलग लिमिट चेक कर ली कि उनको जितनी पार्टनरशिप डीड के हिसाब से अलाउड थी उतनी उतनी आपने यहाँ पर दे दिया। उसी तरीके से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। अब आप क्या करोगे,
आपके जो पार्टनर्स थे ए, बी और सी, इनको आपने जितनी भी सैलरी दी है, बोनस दिया है, कमीशन दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, इन सबको आप टोटल करोगे और एक अमाउंट यहाँ पर आप निकालोगे। अब आप देखोगे कि ये जो एक अमाउंट है ये आपके उस लिमिट के अंदर है कि नहीं है, जो कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट जो डिफाइन की गई है वो क्या है, ऑन द फर्स्ट 3 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट और इन द केस ऑफ लॉस। तो इसमें क्या होगा, 1,50,000 और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। जैसे मान लीजिए कि आपका बुक प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा था 5 लाख रुपए का, ठीक है, बुक प्रॉफिट आपका निकला 5 लाख रुपए का। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 लाख रुपए निकालोगे, फर्स्ट 3 लाख, और इसमें 1,50,000 और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1,50,000 और 90% जो भी इसका होगा वो आप निकालोगे, और इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपका यहाँ पर एक अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ऑन द बैलेंस ऑफ द बुक प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 60%। तो 2 लाख रुपए जो आपका बचा हुआ है उसका 60%, ठीक है, 2 लाख का 60%, तो ये आपका निकलेगा 6 to 12 यानी कि 1,20,000 रुपये। तो एक ये अमाउंट हो गया और एक आपका यहाँ पर ये अमाउंट हो गया। इन दोनों को आप क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पर अमाउंट निकलेगा वो आपकी फाइनल लिमिट होगी, मतलब उससे ज़्यादा डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो। सपोज यहाँ पर आपने जो अमाउंट निकाला था वो 3 लाख का था, और यहाँ पर आपको जो अमाउंट मिल रहा है वो 2,70,000 का मिल रहा है। यहाँ पर आपने जो लिमिट निकाली फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को ऐड करके वो निकला 2,70,000, और आप यहाँ पर जो सैलरी बोनस कमीशन दे रहे थे वो 3 लाख रुपए था। तो अब क्या होगा कि 2,70,000 से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हो, तो जो बचा हुआ 30,000 रुपये है वो आप वापस से ऐड बैक कर दो। इसके बाद देखिए आती सी कैटेगरी हमारी, और इसमें बोला गया इन द केस ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स अदर देन द कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन टू द मेंबर शेल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। तो यहाँ पर वर्किंग नॉन वर्किंग वाला कोई केस नहीं है। अगर आप एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो या फिर अगर आप एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, तो उस केस में आपने जो भी अपने मेंबर्स को सैलरी दी है, बोनस दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, कुछ भी दिया है, ठीक है, वो सारा का सारा आपका डिसअलाउड यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे के सारे डिसअलाउड डिडक्शन डिस्कस कर लिए, ठीक है, सेक्शन 40 के अंदर में जितने भी आते हैं। अब इसके बाद कुछ छोटे मोटे सेक्शन और बच जाते हैं जो कि डिसअलाउड कई पार्ट होते हैं, तो वो भी एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, सेक्शन 40A, ठीक है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस के बारे में हमको बताया गया जो कि डिडक्टेबल आपके नहीं होंगे, मतलब डिसअलाउड हो जाएंगे कुछ एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो बोल रहा है एक्सेसिव पेमेंट का। तो कहीं पर भी अगर आपने एक्सेसिव पेमेंट किया हुआ है तो जितना भी पोर्शन एक्सेसिव है, ठीक है, ज़्यादा है, वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है अगर आपने पेमेंट किया है कहीं पर कैश में, ठीक है, तो यहाँ पर बोले पेमेंट मेड इन कैश एक्सीडिंग ₹10,000 शैल बी डिसअलाउड। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने मान लीजिए 12,000 रुपये का पेमेंट कैश में कर दिया है तो 10,000 रुपये तक तो चलिए अलाउड है, लेकिन उसके ऊपर जितना भी है वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। इसके बाद इसी में देखिए एक और चीज़ बोली गई है, यहाँ पर बोले इन केस ऑफ पेमेंट मेड फॉर प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज, द लिमिट ऑफ डिसअलाउंस शैल बी एक्सीडिंग ₹35,000 इंस्टेड ऑफ ₹10,000। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपका प्लाइंग, अगर आपने जो पेमेंट किया है वो अगर प्लाइंग, हायरिंग या फिर लीजिंग गुड्स कैरेज के लिए दिया हुआ है तो उसमें 10,000 की जगह लिमिट 35,000 की गई है। तो 35,000 तक आपका अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो वो आपका अलाउड है। लेकिन इसी में देखिए कुछ एक्सेप्शन भी आपको यहाँ पर बताई गई है। एक्सेप्शंस का मतलब है कि ये जो लिमिट है 10,000 की और ये 35,000 वाली, ये इन पर्टिकुलर केसेस में अप्लाई नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट अगर आप देखें तो पेमेंट मेड इन रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स वेयर नो बैंकिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू द पर्सन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स देयर। तो अब अगर रूरल एरिया में हो आप, ठीक है, तो वहाँ पर अगर बैंकिंग फैसिलिटी ही नहीं है तो आप पेमेंट कैसे करोगे, आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये तो मजबूरी है आपकी। तो इस केस में अगर आप कितना भी पेमेंट है 50,000, 60,000 और 1 लाख रुपए का, तो वो पेमेंट आप आराम से कैश में कर सकते हो, लेकिन इसके लिए वही है कि बैंकिंग फैसिलिटी वहाँ पर नहीं होगी। दूसरे पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, पेमेंट मेड टू द कल्टिवेटर, ग्रोअर और प्रोड्यूसर फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट प्रोड्यूस और द प्रोड्यूस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडिंग हाइट्स एंड स्किन्स और डेयरी पोल्ट्री फार्म। तो मतलब एक तरीके से एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में देखिए क्या बोले, पेमेंट मेड टू बैंक्स और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो अगर आपने कोई भी पेमेंट बैंक को किया है या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को किया है तो उस केस में आपका जितना भी अमाउंट है वो आपका अलाउड हो जाएगा, चाहे आपने कैश में किया हो। अब मान लो आपने बैंक में कोई भी आपको पेमेंट करना था, ठीक है, तो वो आप जाकर कैश में तो डिपॉजिट कर सकते हो, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो।
तो वो दूसरी तरफ से वहाँ पर रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं, अगर आप कैश में पेमेंट करते हो बैंक को या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, तो उस केस में वो पूरा का पूरा आपको अलाउड हो जाएगा। इसी तरीके से इस पॉइंट में यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं पेमेंट टू एन एम्प्लॉय और टू द मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेच्युटी, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एटसेट्रा वेयर द एग्रीगेट ऑफ सच सम डज नॉट एक्सीड ₹50,000। तो मतलब 50,000 तक का जो ग्रेच्युटी या फिर ये रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का जो पेमेंट किया गया है, अगर उसका जो अमाउंट है 50,000 को एक्सीड नहीं करा तो उस केस में भी कैश में पेमेंट किया जा सकता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट में बोले पेमेंट इज मेड टू द गवर्नमेंट एंड सच पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन लीगल टेंडर। तो कैश में अगर पेमेंट मांग रही गवर्नमेंट तो कोई दिक्कत नहीं, कैश में पेमेंट आप कर दीजिए, डिडक्शन उसका आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से आपको कुछ और पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं जिसमें आप कैश में पेमेंट कर सकते हो और उसका डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन में घुसने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपके समझने के लिए यहाँ पर मैंने बता दिया। इसके बाद आता हमारा थर्ड पॉइंट जो कि बोला है प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी। अगर आपने कोई भी ग्रेच्युटी का प्रोविजन बना करके रखा है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपको पता है कि जो ग्रेच्युटी होती है वो जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा होता है तो उस केस में उसको दिया जाता है। तो अगर आप ग्रेच्युटी का पेमेंट कर रहे हो अपने एम्प्लॉय को तो उस केस में ग्रेच्युटी का जो पेमेंट आपने किया उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर कोई प्रोविजन आपने यहाँ पर बनाया हुआ है ग्रेच्युटी के पेमेंट को लेकर के तो उसका डिडक्शन आप नहीं क्लेम कर सकते हो। तो प्रोविजन का नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने पेमेंट किया तो उसका मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन भी दी गई है। एक्सेप्शन क्या बोली, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है। प्रोविजन मेड फॉर द ग्रेच्युटीज ड्यू ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर और प्रोविजन मेड फॉर मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एन अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड विल बी अलाउड। हाउएवर द पेमेंट शुड बी मेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न्स। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे करंट प्रीवियस ईयर अपना चल रहा है 21 से लेकर के 22 का, तो ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर, ये वाला जो करंट वाला चल रहा है। तो आपने प्रोविजन इसमें बनाया मान लीजिए, लेकिन प्रोविजन जो आपने बनाया था ग्रेच्युटी के लिए, उस ग्रेच्युटी का पेमेंट आप इसी प्रीवियस ईयर में अगर कर देते हो, जैसे बोले ना प्रोविजन मेड फॉर द ग्रेच्युटीज ड्यू ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, तो आपने कोई भी प्रोविजन मान लीजिए इसी प्रीवियस ईयर में बनाया या फिर अगर आपने पिछले भी किसी प्रीवियस ईयर में बनाया हुआ था, तो अगर आप पेमेंट उसका करंट प्रीवियस ईयर में कर दे रहे हो, कब, आपका जो भी रिटर्न फाइल करने की डेट थी उसके पहले अगर आप कर देते हो, ठीक है, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, तो अगर आप उसके पहले कर देते हो तो उस केस में जो भी प्रोविजन आपने बनाया है उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसका पेमेंट किसी आगे आने वाले प्रीवियस ईयर में करने वाले हो तो फिर उस केस में आपको डिडक्शन इसका नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट में बोले हैं नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड बाय द असेसी एज एन एम्प्लॉयर टुवर्ड्स द सेटिंग अप ऑफ और अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी अनअप्रूव्ड फंड। तो कोई भी अगर अनअप्रूव्ड फंड है उसमें अगर आप अपने एम्प्लॉय के लिए पेमेंट डालते भी हो तो उसका डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो। जैसे अप्रूव फंड होते हैं हम लोगों के, तो अगर आपने कोई भी अप्रूव फंड में पेमेंट किया तब तो आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर अनअप्रूव फंड है तो उस केस में आप डिडक्शन उसका क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए आता है फिफ्थ पॉइंट, इसमें बताया गया हमको अदर एक्सपेंसेस के बारे में। अब ये रेजिड्यूरी सेक्शन की तरह है, जैसे यहाँ पर देखिए बोला गया in addition to the above expenses which are expressly disallowed under section 40 and section 40A। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। The following expenses, losses and allowances are also not allowable as a deduction in computing the profits and gains of the business or profession। तो जो 40 और 40A के अलावा भी हमको कुछ ऐसे एक्सपेंसेस बताए गए हैं जो कि डिसअलाउड यहाँ पर हो जाते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट अगर आप देखो तो यहाँ पर बोल रहे हैं ड्राइंग्स और पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर और पार्टनर। तो कोई भी ड्राइंग अगर किए पार्टनर ने या फिर पर्सनल एक्सपेंसेस अगर अपने पेमेंट किए तो उसका डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। अब देखिए इसमें से कई ऐसे पॉइंट होंगे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे कई बार देखने को मिलेंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो ड्राइंग्स हो गए, पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए, उसके बाद एनी प्रोविजन और ट्रांसफर टू द रिजर्व एक्सेप्ट ट्रांसफर टू द रिजर्व एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। अगर एक्ट नहीं आपको बोला हुआ है कि आप एक रिजर्व क्रिएट करोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपनी मर्जी से कोई भी रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद अमाउंट पेड एज चैरिटी और प्रेजेंट्स, तो अगर आपने चैरिटी में पेमेंट किया या फिर प्रेजेंट दिया तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है पास्ट लॉसेज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पास्ट के कोई भी लॉसेज अगर आपने चार्ज किए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है एनी एक्सपेंडिचर नॉट इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये तो इम्प्लाइड ही, अगर आपने कोई भी पेमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए नहीं किया है, ठीक है, तो उसका डिडक्शन आप क्यों क्लेम करोगे? जब आपका बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम निकालो तो जो भी एक्सपेंसेस आपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए किए हैं वही आप क्लेम कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी क्लेम आप नहीं कर सकते। इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू बाय ऑफ कॉम्पिटिशन। बाय ऑफ कॉम्पिटिशन का मतलब है कि कॉम्पिटिशन को कम करने के लिए आपने कोई भी एक्सपेंडिचर अगर किया है तो उसका डिडक्शन भैया क्यों मिलेगा आपको।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो बोल रहा है पेनल्टीज पेड बाय द असेसी फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ का मतलब है कि आपने लॉ को ब्रेक किया और उसकी वजह से आपको पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ा गवर्नमेंट को। तो जो भी पेनल्टी आपने पे की उसका डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद बोला है पेमेंट मेड बाय एन असेसी इन द नेचर ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट्स टू द सोल सेलिंग एजेंट्स अंडर एन एग्रीमेंट आर नॉट डिडक्टेबल। आपने अपने जो एजेंट था जो सेलिंग करता था उसके साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें आप उसको शेयरिंग दोगे, तो जो भी प्रॉफिट आपने उस एजेंट को दिया है उसका डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद लिटिगेशन एक्सपेंसेस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स हो गया। इसके बाद आता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो उसका भी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय अ फर्म ऑन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ इट्स पार्टनर। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती हैं वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती, वो पार्टनर की अपनी पर्सनल एक्सपेंस की तरह ट्रीट की जाती। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी आप देखोगे क्वेश्चन में तो आपको उसको डिसअलाउड एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है वहाँ पे। इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर ऑन शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, फीस पेड फॉर द इंक्रीज ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इशूइंग शेयर्स, पेमेंट मेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ गुडविल, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द वॉयलेशन ऑफ अनदर स्टैट्यूट। इसके बाद लास्ट पॉइंट बोल रहा है गिफ्ट्स मेड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिजेस इन द फैमिलीज ऑफ फ्रेंड्स एंड अदर्स विद हुम द असेसी हैज बिजनेस डीलिंग्स कैन नॉट क्वालिफाई एज बिजनेस एक्सपेंडिचर इवन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कमर्शियल एक्सपीडियंसी। कमर्शियल एक्सपीडियंसी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि आप मतलब आपके बिजनेस में नॉर्मली नहीं होते लेकिन आप अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए एक तरीके से उनको करते हो, तो वो होते हैं आपके कमर्शियल एक्सपीडियंसी के अंडर में आ जाते हैं वो। तो वो एक्सपेंडिचर जो भी होते हैं वो आपके अलाउड होते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर आपने मान लीजिए गिफ्ट दिया है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज तो इस तरीके के कोई भी एक्सपेंडिचर जो होंगे वो आपके क्वालिफाई नहीं करेंगे डिडक्शन के लिए। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचता है यहाँ पर जिसमें बोला जा रहा है डिडक्शन अलाउेबल ओनली ऑन द एक्चुअल पेमेंट। अगर आप उनका पेमेंट एक्चुअली कर रहे हो तभी आपको वो अलाउड होंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हवा में आपने उड़ा दिया कि आप पेमेंट करने वाले हो और उसका डिडक्शन आप क्लेम कर लो। अगर आप एक्चुअल में पेमेंट करो तभी आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, और ये आपका कवर होता है सेक्शन 43B के अंडर में। इसमें बोल रहे हैं एनी सम पेबल बाय द असेसी बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेज और फी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में एनी सम पेबल बाय हिम एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड और ग्रेच्युटी फंड और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। तो कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर किया गया है लेकिन एक्चुअल में पेमेंट किया गया हो, ऐसा नहीं कि एक एग्रीमेंट बना दी कि हम पेमेंट करेंगे तो इसलिए हम लोग उसका डिडक्शन क्लेम करें। एक्चुअल में पेमेंट अगर किया जा रहा है तभी उसका डिडक्शन यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला एनी सम पेबल टू एन एम्प्लॉय एज बोनस और कमीशन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम। तो बोनस और कमीशन अगर एम्प्लॉय को पेमेंट किया गया तो उसके बाद जब पेमेंट किया गया तभी उसका डिडक्शन यहाँ पर एम्प्लॉयर को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एनी सम पेबल बाय द असेसी एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और बोरिंग फ्रॉम एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। तो कोई भी तरीके का इंटरेस्ट का पेमेंट अगर एक्चुअल में किया गया तभी उसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एनी सम पेबल बाय द असेसी इन लिeu ऑफ अर्न लीव्स। तो अर्न लीव्स का पेमेंट अगर किया गया है तभी उसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एनी सम पेबल बाय द असेसी एज एन इंटरेस्ट to a scheduled bank or a cooperative bank other than the primary agricultural credit society or a primary cooperative agricultural and rural development bank or any loan or advance from the scheduled bank or cooperative bank। तो वही चीज़ें इंटरेस्ट की बात यहाँ पर भी की गई। उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पर आता है एनी सम पेबल बाय द असेसी टू द इंडियन रेलवेज फॉर द यूज ऑफ रेलवे असेट्स। तो ये जितने भी हम लोगों ने पेमेंट की ये पॉइंट्स की बात करी उनमें जब भी एक्चुअल पेमेंट किया जाएगा तभी उसका डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। और इसी के साथ हम लोगों का जितने भी टॉपिक थे वो सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में कवर कर लिए। कहीं पर किसी भी तरीके का आपका डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी जितने पिछले वीडियोस थे उनको आप जाकर के देख सकते हो, उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, मतलब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।